ओम नारायण 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 नारायण। मैडम चीफ मिनिस्टर ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। आज ही 22 जनवरी को थिएटर में फिल्म रिलीज हुई है। आज सुबह मैंने 10 बजे इसका फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा। उसके बाद में दिन भर दूसरे कुछ काम थे, इसलिए दिन भर मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया और अभी रात को करीब 11 बजे मैं इसका रिव्यू शूट कर रहा हूँ। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है सुभाष कपूर, जो इसके पहले फंस गए रे ओबामा, जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 इन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में मुख्य भूमिका में है ऋचा चड्ढा, मानव कौल, अक्षय ओबेरॉय, सौरभ शुक्ला आदि आदि। अब देखिए, सबसे पहले संक्षेप में इसकी कहानी के बारे में हम बात करते हैं। फिल्म शुरू होती है 90 के दशक से, 1982 से, जहां पर ठाकुर समाज के कुछ लोग एक पिछड़े वर्ग के दूल्हे को गोली मार देते हैं, उसे उसकी हत्या कर देते हैं क्योंकि वो घोड़ी पर सवार होकर जा रहा होता है। अब ये दूल्हा जिस परिवार से होता है, उसी परिवार में तारा का जन्म होता है उसी रात में। उसके जन्म के तुरंत बाद उनके घर की जो दादी होती है वो उस तारा को यानी बेटी को जहर देकर मार देना चाहती थी, पर वो जैसे तैसे बच जाती है और यही तारा फिर आगे चलकर उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनती है, मैडम चीफ मिनिस्टर यानी ऋचा चड्ढा का कैरेक्टर। अब इस शुरुआत के सीन के बाद में फिल्म सीधे कुछ वर्ष आगे बढ़ जाती है, शायद 25 एक वर्ष आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर हमें तारा एक लाइब्रेरी में काम करते हुए दिखाई देती है, जहाँ पर कुछ युवा उसके साथ में बहुत ही गंदी तरीके से गंदी भाषा में बात कर रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर इंद्रमणि त्रिपाठी नाम का एक युवा नेता आ जाता है, जो कैरेक्टर अक्षय ओबेरॉय ने प्ले किया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इंद्रमणि त्रिपाठी तारा का काफी लंबे समय से शारीरिक सुख पाने के लिए बस उसका यूज कर रहा होता है। जब तारा इंद्रमणि को बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हूँ, गर्भवती हूँ, तो इसके बाद में इंद्रमणि सीधे कहता है कि देखो, तो अबॉर्ट कर दो, जैसे कि पिछली बार भी तुमने किया था। और जब तारा मना करती है तो वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें रखेल बनाकर रख सकता हूँ, वैसे भी हमारे समाज के जो लोग हैं वे तुम्हें काफ़ी लंबे समय से रखेल बनाकर रखते आए थे, तो मैं तुम्हें भी रखेल बनाकर रख सकता हूँ। पर तारा मना कर देती है। इसके बाद में त्रिपाठी परिवार के जो बुजुर्ग बाबूजी हैं, वे इंद्रमणि को कहते हैं कि भाई तुम तारा को गोली मार दो, इससे तुम छुटकारा पा जाओ, नहीं तो तुम्हारा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। फिर जब इंद्रमणि त्रिपाठी के लोग तारा पर हमला करते हैं, इसके बाद सौरभ शुक्ला की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और सौरभ शुक्ला वो वहाँ पर तारा को बचाते हैं इंद्रमणि त्रिपाठी के कार्यकर्ताओं से। अब जो सौरभ शुक्ला है, उन्हें दलित समाज के नेता दिखाया गया है। उनकी पार्टी का नाम है परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया। अब इसके बाद जो तारा है वो इस पार्टी में जाती है सौरभ शुक्ला के साथ में, यानी उनके कैरेक्टर के साथ में ही वहाँ पर रहने लगती है और उसी पार्टी से वो आगे चलकर चीफ मिनिस्टर बन जाती है। ये सब कुछ जो फिल्म में मैंने आपको बताया, ये फिल्म की शुरुआत के आधे पौने घंटे में ही उन्होंने दिखा दिया है। फिल्म कुल मिलाकर 2 घंटे और 4 मिनट की है, तो मतलब फिल्म की शुरुआत में ही तारा का कैरेक्टर चीफ मिनिस्टर बन जाता है। मुझे तो फिल्म देखने से पहले लग रहा था कि तारा का चीफ मिनिस्टर बनने तक का जो सफ़र है, उसकी जो यात्रा है, वो हमें शायद पूरी फिल्म में दिखाई जाएगी कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा वगैरह वगैरह। पर चीफ मिनिस्टर तो वो फिल्म की शुरुआत में ही बन जाती है और इसके बाद जब उनके पास फिल्म में आगे दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो ज़बरदस्ती के फिर उन्होंने फिल्म को बस खींचने का काम किया है। तो उसके बाद सीरियसली फिल्म देखने में हमारा कुछ इंटरेस्ट नहीं बनता, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में उन्होंने बता दिया है कि भाई ये विलन है, ये इस प्रकार से, ये जो त्रिपाठी, इंद्रनील त्रिपाठी, ये फिल्म का विलन है। उसके अलावा एक विकास पार्टी का ही नाम है, तो एक विकास पार्टी का जो लीडर है उसको एक विलन दिखाया गया है, जो दलित समाज से काफ़ी नफरत करता है, पर फिर भी सत्ता पाने के लिए परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में वो गठबंधन करता है। तो ये कुछ 1-2 विलन उन्होंने शुरुआत में दिखा दिए हैं। ये सब कुछ फिल्म की शुरुआत में ही हो जाता है सेट। फिर इसके बाद आगे फिल्म में दिखाने के लिए उनके पास में सीरियसली कुछ भी नहीं था, और इसलिए फिर सेकंड हाफ में जाकर उन्होंने ज़बरदस्ती का एक ट्विस्ट डाल दिया है। और उस ट्विस्ट को देखकर सच कहता हूँ, आप सभी यही कहेंगे कि मतलब कुछ भी जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था, कोई कनेक्शन ही नहीं था फिल्म की मूल कहानी के साथ में। वैसे जो मूल कहानी थी उसे देखने का जो इंटरेस्ट है वो तो फिल्म की शुरुआत के आधे पौने घंटे में ही हमारा खत्म हो जाता है, पर वो ट्विस्ट देखने के बाद में तो हम और ज़्यादा मतलब अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। और केवल उस ट्विस्ट की बात नहीं है, उसके अलावा भी फिल्म की कई सारी ऐसी बातें हैं जो सर के ऊपर से चली जाती है, वो गले के नीचे हजम ही नहीं होती। इसके अलावा फिल्म में जातिवाद की समस्या पर भी कई बार फोकस किया गया है। खासतौर पर एक बात को फिल्म में कई बार मेंशन किया गया है कि उत्तर प्रदेश के जो मंदिर है वहाँ पर पिछड़े वर्ग को एंट्री नहीं है, और इसलिए जब तारा मुख्यमंत्री बन जाती है तो वो एक मंदिर में जाकर पुजारियों को धमकी देती है कि मैं तुम्हें नंगा करके पीटूंगी अगर पिछड़े वर्ग को तुम एंट्री नहीं दोगे तो। और इसके बाद में वहाँ पर पिछड़े वर्ग को मंदिर में एंट्री मिलती है। इसके अलावा भी फिल्म में कई सारे ऐसे सीन्स है जिनके द्वारा डायरेक्टर ने जातिवाद की समस्या को दिखाने का प्रयास किया है।
इसके अलावा तारा के मुख्यमंत्री बनने से पहले का जो एक भाषण दिखाया गया है, वहाँ पर वो एक डायलॉग बोलती है कि ना टीके वालों को, ना पगड़ी वालों को और ना ही तिजोरी वालों को, किसी को भी आपकी चिंता नहीं है। तो जो ना करे तुमसे प्यार उनको मारो जूते चार, इस प्रकार का एक डायलॉग फिल्म में डाला गया है। और उसके बाद में फिर तारा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन जाती है। वैसे अभी तक जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो लगभग सारी की सारी बातें फिल्म की शुरुआत के आधे पौने घंटे में ही उन्होंने दिखा दी है। इसके बाद का जो सवा घंटा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो अगर इस फिल्म के मेकर्स कुछ अच्छी कहानी लिखते, अच्छे डायलॉग्स लिखते, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर ऋचा चड्ढा की जगह वे किसी और एक्ट्रेस को लेते तो शायद फिल्म इतनी ज़्यादा निराशाजनक नहीं बनती। दोस्तों, अंत में मैं एक वीडियो के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस फिल्म के रिलीज होने से ठीक पहले, शायद कल या परसों ही, मैंने ऋचा चड्ढा जी का एक टिकटॉक टाइप वीडियो देखा, शायद फेसबुक पर ही। इस फिल्म के प्रमोशन का ही वो एक हिस्सा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उस वीडियो के माध्यम से ऋचा चड्ढा जी ने ये कहने का प्रयास किया है कि अमेरिका में जब कोई पॉलिटिकल ड्रामा रिलीज होता है तो वहाँ पर लोग उसका खुलकर स्वागत करते हैं, पर भारत में जब कोई पॉलिटिकल ड्रामा रिलीज होता है तो जो भारत के लोग हैं वो उस फिल्म के मेकर्स को जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, बॉयकॉट ट्रेंड चलाते हैं, ट्रोल करते हैं। ये बातें ऋचा चड्ढा जी ने उस वीडियो के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। तो देखिए, मैं ऋचा चड्ढा जी से 3-4 बातें यहाँ पर कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि आपकी जो फिल्म है मैडम चीफ मिनिस्टर, उसका किसी ने विरोध किया हो ये मैंने तो कम से कम नहीं देखा। और आपकी ये फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर रिलीज़ हो रही है, ये बात तक देश के ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। दूसरी बात, अमेरिका में पॉलिटिकल ड्रामा रिलीज होता है तो वहाँ पर लोग उसकी आलोचना नहीं करते। ये बात ऋचा चड्ढा जी को किसने कही ये सच में मुझे पता नहीं, क्योंकि उल्टा अमेरिका में जो फिल्म्स की फ़िलॉसफी होती है, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, उन पर और ज़्यादा तीखी डिबेट्स होती है। इसको लेकर आप कई सारे वीडियोस देख सकते हैं सोशल मीडिया पर। एक एक फिल्म को लेकर कई सारे लोग अलग अलग अपने ओपिनियन रखते हैं, बहुत तीखी तीखी प्रतिक्रियाएं देते हैं। और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर, फिल्म की फिलॉसफी पर वहाँ पर तो उल्टा खुलकर चर्चा होती है। भारत में उल्टा नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा दुखद है। भारत में लोग बस स्टार पावर, स्टार को देखकर फिल्में देखने के चले जाते हैं, फिर भले ही वो स्टार कुछ भी क्यों ना दिखा दे, पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला ही क्यों ना दिखा दे, लोग फिलॉसफी पर चर्चा नहीं करेंगे। डर लगता है हमारे यहाँ के कूल ड्यूड्स को। बाकी अमेरिका में तो भाई जब पॉलिटिकल ड्रामा रिलीज होता है ना कोई भी, तो उस पर लोग खुलकर चर्चा करते हैं, उसकी फिलॉसफी पर लोग खुलकर चर्चा करते हैं, उसको खुलकर क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये बात ऋचा चड्ढा जी को पता होनी चाहिए। तीसरी बात, अगर मैं भारत के जो पॉलिटिकल ड्रामास होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर इस फिल्म की मैं बात नहीं कर रहा मैडम चीफ मिनिस्टर, कि अगर भारत की किसी फिल्म में आतंकवादियों को, नक्सलियों को ग्लोरीफाई किया गया हो, उनको जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया हो, अर्बन नक्सल्स को ग्लोरीफाई करने का प्रयास किया गया हो, या फिर भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल गुरु की बरसी मनाने वाले, या फक कौम फक हिंदुत्व के पोस्टर्स पकड़ने वाले, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, हिंदुओं से आज़ादी, इन जैसे नारे लगाने वाले जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, उनको अगर किसी फिल्म सीरीज में ग्लोरीफाई करने का प्रयास किया गया हो, और अगर देश की जनता ऐसी फिल्म या सीरीज की आलोचना करती है, उस फिल्म के मेकर्स को क्रिटिसाइज करती है, तो ये उस देश की जनता का अधिकार है। देश की जनता का अधिकार, ये उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो आप उनको ट्रोल्स कह रहे हो, ये मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगता है। और अगर देश की जनता संविधान के अनुसार ऐसी जो प्रोपेगेंडा फिल्में होती है, उस फिल्म के मेकर्स के विरोध में कोर्ट में जाते हैं, उन पर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो ये देश की जनता का संवैधानिक अधिकार है। आप उनको ट्रोल्स कह रहे हो, ये अपने आप में ही आप ही देश की जनता को ट्रोल कर रहे हो उल्टा। ऋचा चड्ढा जी, आप ऐसे जो टिकटॉक तक वीडियो बना रहे हो, उसके माध्यम से आप ही देश की जनता को ट्रोल कर रहे हो। आपको भी देश की जनता की अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, अगर कोई कानून को हाथ में लेता है, जैसे कि अगर कुछ लोग किसी सोशल मीडिया पोस्ट के कारण या किसी फिल्म के कारण पुलिस स्टेशन को जलाते हैं, गाड़ियों को जलाते हैं, घरों को जलाते हैं, तो ऐसी घटनाओं की तो हमें कड़ी आलोचना करनी चाहिए। पर ये बहुत दुखद है कि ऐसी घटनाओं के बाद में हमें बॉलीवुड से कोई आलोचना सुनने को नहीं मिलती। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो फिल्म है मैडम चीफ मिनिस्टर, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान या आपकी फिल्म का सबसे ज़्यादा मजाक तो आपकी फिल्म के मेकर्स ने ही उड़ाया है। मतलब ना कहानी पर कोई मेहनत ली गई है, ना ही डायलॉग डिलीवरी पर, ना डायलॉग लिखने पर कोई मेहनत की गई है। टेक्निकली भी फिल्म बहुत ज़्यादा वीक लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऋचा चड्ढा जी, आपका जो परफॉर्मेंस था फिल्म में, वो बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद था।
खास तौर पर आपने जिस प्रकार से वो बोलने का लहजा उपयोग किया है वो हास्यास्पद भी था और अपमानजनक भी था। ऐसे लग रहा था जैसे आप पिछड़े वर्ग को स्टेरियोटाइप कर रहे हैं फिल्म में। विशेषतः जहां पर वो स्टेज पर जो भी डायलॉग्स आपने बोले हैं, वो बोलने का लहजा, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा विचित्र लग रहा था। और मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि इस फिल्म के मेकर्स ने उन सीन्स को फाइनल कट में अप्रूव कैसे कर दिया। यानी इस फिल्म के माध्यम से आप और इस फिल्म के मेकर्स जो मैसेज देना चाहते हैं उसका नुकसान स्वयं आपने ही किया है, आपके फिल्म के मेकर्स ने ही किया है। आप स्वयं उस मैसेज को सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पाए हैं। इसलिए एनडीटीवी जैसे जो मीडिया हाउस है उन्होंने तक आपकी फिल्म को 1 स्टार दिया हुआ है, या दूसरे जो मीडिया हाउसेस है उन्होंने भी 1 या 2 स्टार्स ही आपकी फिल्म को दिए हुए हैं। अब उन्हें तो आप ट्रोल्स नहीं कह सकते। मैं मैडम चीफ मिनिस्टर इस फिल्म को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो फिल्म में किसिंग का सीन है पर न्यूडिटी नहीं है। थोड़ा बहुत फिल्म में वायलेंस भी है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज भी है। एक जगह पर शायद चू ये गाली भी थी, पर सेंसर बोर्ड ने इसे यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है, यानी सेंसर बोर्ड के अनुसार आप इसे परिवार के साथ में देख सकते हैं। पर मैं कम से कम परिवार के साथ देखने के लिए इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आपकी मर्जी है। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।